गुड मॉर्निंग। तो हम लोग मंडे को रखते हैं डिस्कशन। मंडे को ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू का। ठीक बात है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे मंडे को रखते हैं डिस्कशन ईएमडब्ल्यू का और एसी का। ठीक है, और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। ये वाला जो चैप्टर है, हाँ, ये वाला जो चैप्टर है ध्यान से सुनेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां से हम लोग का मैकेनिक्स चलेगा पूरा। ठीक बात है। तो मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर बीच में गैप आ गया तो नहीं समझ में आएगा आगे का। तो हमको स्टार्टिंग से ही समझते रहना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एकदम साथ साथ चलते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है बीच में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बीच में अगर छोड़ा तो फिर नहीं आएगा आगे का समझ में। जैसे अगर ये वाला चैप्टर नहीं समझ आया तो आगे का वर्क पावर एनर्जी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो यहीं से होंगे उसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब नहीं समझ आया तो लास्ट का रोटेशन बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस एक काम करना है, क्या करना है, साथ साथ चलते रहना है। डेली का डेली रिवाइज करना है, बिल्कुल भी डेली नहीं करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक बात है। चलो, कल हम लोग ईएमडब्ल्यू में रेडिएशन प्रेशर पढ़े थे, एक बार नोट्स में देखो। रेडिएशन प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था। ये रेडिएशन प्रेशर तो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो क्या हो रहा है कि कोई भी ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है सरफेस पर, तो प्रेशर लगाती है। क्योंकि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि जब भी वेव प्रोपगेट करती है तो साथ में एनर्जी और मोमेंटम प्रोपगेट करता है। तो एनर्जी होगी, किसी किसी पर इंसिडेंट होगी, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होगी अगर एनर्जी, तो फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो प्रेशर लगेगा। तो अगर वो पूरी की पूरी ईएम वेव एब्जॉर्ब हो गई, क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तब तब कितना प्रेशर लगने वाला है, इंटेंसिटी बाय सी। और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई तो क्या लगने वाला है, 2I/c। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लो इसको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? और एक ए और आर की टर्म्स में लिखवाया था। ठीक है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे लेट सपोज कि पूरी एब्जॉर्ब हो गई तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, पूरी एब्जॉर्ब हो गई तो। और पूरी रिफ्लेक्ट हो गई तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलो ये बात ठीक है कि नहीं है? बोलो 100% समझ में आ रही है बात, है ना। ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 0, या फिर ए का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? अब मान लो कि 50% एब्जॉर्ब हुई, 50% रिफ्लेक्ट हुई, तो ए का वैल्यू 0.5, आर का वैल्यू 0.5। 50% एब्जॉर्ब हुई, 50% रिफ्लेक्ट हुई। बोलो क्लियर हुआ? 20% एब्जॉर्ब हुई तो 80% रिफ्लेक्ट होगी। तो 20% एब्जॉर्ब हुई तो ए का वैल्यू 0.2, आर का वैल्यू, मतलब कुल मिला के दोनों का वैल्यू जब हम निकालें तो टोटल 100% यानी कि 1 आना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए और आर की टर्म्स में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवा दिया था, समझ में आ गया है ना। तो जितनी परसेंट रिफ्लेक्ट हुई उतना परसेंट उसका फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, डबल है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा उसमें A=1 रखो। तो जैसे ही A=1 रखोगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 0। क्या बोला मैंने? ए का वैल्यू 1 रखो तो आर का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो बताओ वो फॉर्मूला एब्जॉर्बिंग वाला बन गया कि नहीं बन गया? और अगर आर का वैल्यू 1 रखूं तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 0। वापस देखो, प्योर रिफ्लेक्टिंग वाला फॉर्मूला बन गया। और दोनों अगर 50-50% है तो 0.5, अगर ये 20% है वो 80% है तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो बस ये वैल्यू पुट करना है। क्लियर हुआ? अब जैसे फॉर्मूले इसके आए हैं, किसके, प्रेशर के, वैसे ही फॉर्मूले मोमेंटम ट्रांसफर्ड के आएंगे। क्लियर हो गया है? मोमेंटम ट्रांसफर्ड में क्या होगा, अगर टोटल एनर्जी इंसिडेंट ई है तो E/c, प्योर एब्जॉर्बिंग में और प्योर रिफ्लेक्टिंग में 2E/c। और उसी तरीके से ए और आर का यूज है वहां पर भी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैंने बता दी थी कि एनर्जी जो है इक्वली डिवाइडेड होगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फॉर्मुलेज लिखवा दिए थे कुछ, क्या क्या लिखवाए थे, पढ़ के बताओ। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी है अगर आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, है ना। लिखा हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना ही वैल्यू किसके टर्म्स में हो जाएगा, और दोनों को दोनों की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फिर आधा आधा लिखो। दोनों की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फिर आधा आधा लिखो। वो सब लिख चुके। बोलो क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है, एक मॉड्यूल में इसमें मैंने तुम लोग को बोला था याद करके आना एक टेबल, याद किया? देखा कुछ? क्या था टेबल में बताओ? स्पेक्ट्रम बना हुआ है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितनी टाइप की वेव्स हैं? मतलब पढ़ के नहीं आए हो? अभी अभी काउंट करके बता रहे हो? पढ़ के नहीं आए हो? 7 टाइप्स की हैं, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में मिडिल कौन है, एकदम बीच में कौन है, पढ़ के बताओ। विजिबल, है ना? बीच में कौन है? विजिबल। तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसकी है? गामा। मॉड्यूल में पेज नंबर 199 है। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो? हाँ, तो क्या है देखो, दिख रहा है टेबल, दिख रहा है? फटाफट से पढ़ लो, उसमें कौन कौन सी लिखी हुई है? गामा, एक्स, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रा। ठीक है, सबको पता है? सीक्वेंस याद रखना है। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो लैम्डा। अच्छा, एनर्जी इक्वल्स टू एच नहीं होता है, या एच सी बाय लैम्डा होता है? तो जिस 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 तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है उस तरफ एनर्जी भी कम हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया है? तो सबसे पहली वाली जो आपको है, मिनिमम उतना तो याद करना ही है। इस पूरी टेबल में मिनिमम कितना करना है? नाम और उसका सीक्वेंस, ये याद करना है। नाम और उसका सीक्वेंस, ताकि तब कभी तुम्हें कंपेयर करवा दे कि बताओ भाई विजिबल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि गामा का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपने को याद कर लेना है। इसके बाद इसको किस किस ने डिस्कवर किया याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपना लक्ष्य है कि 1860 से ऊपर लाने हैं फिजिक्स में, तो फिर पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि नहीं 120 130 तक चलेगा, तो कम से कम वो सीक्वेंस याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विजिबल की रेंज मालूम है ना तुम लोग को, लैम्डा की टर्म्स में या फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में? कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम रफली होती है। कोई कोई बोले 3000 तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई कोई बोले 7000 की जगह 8000 तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एकदम रिजिड रेंज नहीं होती है ये, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो वो रेंज हम लोग को याद कर लेनी। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी की याद कर ली तो लैम्डा की रेंज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? खुद ही निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी की याद कर ली तो एनर्जी भी आ जाएगी, या फिर लैम्डा याद कर लिया तो लैम्डा से फ्रीक्वेंसी भी आएगी, एनर्जी भी आएगी। कैसे? एच सी बाय लैम्डा। आता है कि नहीं आता ये करना? है ना? तो ये हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो इसके अलावा फिर उसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो प्रोडक्शन में सबका एक ही कॉमन चीज है कि एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस हुआ। अलग अलग मेथड से उसको एक बार आप लोगों को रीड कर लेना है, जस्ट रीड ही करना है उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या बोला, हमारा टारगेट कितना हो, 160 के ऊपर लाना है फिजिक्स में, तब तो पूरी टेबल याद कर लेनी है। हमारा टारगेट है कि 120 130 तक लाना है, तो ठीक है। क्योंकि इस टेबल में से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन आया था एक्सरे का, एनर्जी पूछ लिया था। किसका एनर्जी पूछ लिया था? एक्सरे का। बाकी एक्सरसाइज 2 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है कि नहीं है? तो सर फिर आता ही नहीं तो क्यों याद करवा रहे हो? आएगा नहीं ऐसा थोड़ी है, आया नहीं ये है, लेकिन आएगा नहीं ऐसा नहीं है, सिलेबस की बात है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एक्सरे का रेंज तो तुम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा, एनर्जी का रेंज। सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, है ना? अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी जो है वो आने की कम है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हमको तो 160 के ऊपर चाहिए, 170 चाहिए, 180 चाहिए, फिर सारी प्रोबेबिलिटी अपने को कवर करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी यहाँ से आने की बहुत बहुत कम है या नेग्लिजिबल ही है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं पिछले 10-11 साल का ट्रेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर अभी से भी एक एक याद करने लगोगे तो नीट तक तो याद हो ही जाएगा, ज्यादा चीजें हैं नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई रोज मैं केवल एक डिस्कवरर का नाम याद कर लूं रोज, तो 7 दिन में 7 डिस्कवरर हो जाएंगे। रोज मैं एक प्रोडक्शन याद कर लूं कि एक कौन कौन सी कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो 7 दिन में वो भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? तो 7 7 दिन के कितने कॉलम है? 3 या 4 कॉलम है। नहीं नहीं सर, ज्यादा है। ज्यादा कहाँ से है? वेवलेंथ याद कर ली तो फ्रीक्वेंसी तो निकाल लेंगे ना। वेवलेंथ याद कर ली तो एनर्जी तो निकाल लेंगे ना। तो उन तीनों कॉलम में से तो एक ही कॉलम याद करना है। तीनों कर लेंगे क्या? एक ही याद करेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये सारा का सारा अपने को याद करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्या? हाँ, कॉस्मिक वेव्स थोड़ी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो जनरेट कर रहे हैं वो वाली कॉस्मिक रेज तो आती है, जनरेट थोड़ी करते हैं। ठीक है, चलो चले आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वेव्स। विच वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डिस्कशन होगा मंडे को। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मुझे बताओ फोर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ। फोर्स क्या होता है मालूम है ना सबको? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? वेलोसिटी में चेंज ला सकता है। वेलोसिटी में कैसे कैसे चेंज हो सकता है? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, और कभी कभी फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर देता है। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा फोर्स। तो सब कुछ को सबको मालूम ही है। मैं लिखवाऊं कि फोर्सेस यानी पुश और पुल, वो सब बच्चे थोड़ी हैं अपन, है ना? तो डायरेक्ट बताओ मेरे को, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, जल्दी बताओ। वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हमको अगर फोर्सेस ऐड करने तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बताओ, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसका? न्यूटन। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट बताइए, और दोनों का रिलेशन बताओ। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ कल लिख लिया था वैसे ये हमने। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा कोई अदर यूनिट बताओ। नहीं नहीं नहीं, किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट बोल लो इसको, या 1 किलोग्राम फोर्स बोल लो। 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। मैं इसको याद करवा देता हूँ, देखो इधर देखो, सारे बच्चे देखो, नाम नाम पढ़ो इसका, क्या है? 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट। अब ध्यान रखना, नॉर्मली वेट जो होता है वो mg होता है। वेट जो होता है वो क्या होता है? mg। किसका वेट? 1 किलोग्राम का। तो बोलो m इंटू जी अगर करता हूं तो किसका वेट? 1 किलोग्राम का। तो क्या रखूंगा यहाँ पे? 1 इंटू 9.8। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 9.8 न्यूटन। बोलो याद हो गया? पक्का? है ना? तो इस तरीके से याद कर लो, 1 किलोग्राम वेट क्या होता है? 9.8। है ना? तो 1 किलोग्राम वेट नाम को पकड़ लेना। 1 किलोग्राम वेट, किसका वेट? 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का कितना वेट होगा? एम इंटू जी। वेट क्या होता है? ये तो मास होता है, ये तो क्या होता है? और वेट निकालना है तो एम इंटू जी। तो एम इंटू जी करके हम लोग कर लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं है? है ना? तो सिमिलरली 1 ग्राम वेट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 989। तो कभी कभी कन्वर्जन्स करने पड़ जाए तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पक्का? ठीक बात है। चलो, एक और टर्म होता है मोमेंटम। ये क्या होता है? मोमेंटम पी वेक्टर से डिनोट करना है इसको। पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू वी वेक्टर। एम इंटू वी वेक्टर। बोलो स्केलर है कि वेक्टर है? बाद में लिख लेना, पहले देख लो। पहले एक बार फटाफट फटाफट लिखवा दो मेरे को, क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है ना? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बोलो? डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी। 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 है ना? ठीक बात है। इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आ रहा है, देख के बताओ। इसका केजी होता है ना? केजी। और इसका? सो केजी मीटर पर सेकेंड। एक और यूनिट आ जाता है इसका, न्यूटन सेकेंड। मैं बताऊंगा आगे कैसे आया ये, अभी के लिए सिर्फ लिख लेना है हम लोग को। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओगे? बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूला, m का m1, v का L1 T-1। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला तो इसका भी बता सकते हो ना?
हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ बोलेंगे m1l1t-2। बोलो क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को भी? ये सब तो बिल्कुल बेसिक बेसिक है, हम लोगों को मालूम भी है। हाँ कि ना? पक्का 100%? ठीक बात है। चलो अब मेरे को बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लास 9 से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो आप लोग ये? क्या बोलते हो? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यू टू, मोशन के बाद बोलता हूं मैं थोड़ा सा, है ना? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू विद मूव विद द सेम वेलोसिटी अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसको लिखने की जरूरत है क्या? जबरदस्ती नोट्स को बढ़ाओगे फिर उसको बार बार रिवाइज भी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, नहीं लिख रहे हम लोग। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। बोलो हाँ कि ना? इनर्शिया ज्यादा होगा तो ज्यादा अपोज करेगा, कम इनर्शिया होगा तो कम अपोज करेगा। इसको लिखवाऊं? ये भी समझ में आता है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा इनर्शिया अगर हमको देखना है, दो बॉडीज का कंपेयर करना है, किसका इनर्शिया ज्यादा है किसका कम, मास से कंपेयर कर लेंगे, है ना? जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा। किस चीज का अपोज कर रहे हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब अगर रेस्ट पर है तो मूव कराने में मुश्किल आएगी, और मूव कर रहा है तो रोकने में मुश्किल आएगी, जिसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अपोज करेगा। बोलो क्लियर है? तो बस केवल हेडिंग डाल के छोड़ देना है कि यहाँ पर इनर्शिया लिख के छोड़ देना है, ठीक है ना? ताकि जब पढ़ो तो ध्यान तो रहे कि ये क्या था। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट बताओ मेरे को न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt। इंग्लिश में बोल के बताओ। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज द सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पक्का? ठीक है। अच्छा p का वैल्यू कितना होता है? mv। तो बोलो ये यहां से हमारे पास f का वैल्यू कितना आ गया? बोलो d बाय dt ऑफ mv। यहां तक ठीक है? ठीक है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है ना? तो डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो हम कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? m और dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाय dt। बोलो क्लियर है क्या? तो dv बाई dt तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और dm बाई dt का नाम क्या रख सकते हो या बोल क्या सकते हो उसको, किस तरीके से पुकारोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ mass, dm by dt, that is rate of change of mass, rate of change of mass। बोलो यहां तक ठीक है क्या? अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? देख के बता दो। है ना, ऊपर केजी नीचे सेकंड, तो केजी पर सेकंड ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी लिखी हुई है जिसकी पीछे की यूनिट केजी पर सेकंड है, तो अपने आप समझ जाओगे कि वो क्या है। वो हमारा dm बाय dt है। अच्छा मास जनरली बदलता तो है नहीं। जैसे मान लो कि ये रजिस्टर है, इस पर अगर हम लोग फोर्स लगाए तो बोलो इसका मास बदलेगा क्या? इस पर का मास तो नहीं बदलेगा, तो जनरली मास तो बदलता नहीं है। तो अगर मास नहीं बदल रहा है, इफ m इज कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है तो इसका मतलब dm बाई dt जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिर आप जो एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे, नेट फोर्स लिखोगे, वो क्या लिख लोगे? m इंटू ए। क्लियर हो गया? तो F इक्वल्स टू एम ए जो होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन m इज कांस्टेंट। हमेशा नहीं कर सकते, केवल और केवल कब कर सकते हैं? जब मास कांस्टेंट, और मास जनरली हमारा क्या रहता है? बोलो यहां तक क्लियर हो गया है? 100%। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। बस एक कंडीशन का ध्यान रख लेना है कि मास बदल तो नहीं रहा है। क्वेश्चन में अगर मास नहीं बदल रहा है तो बिंदास हम लोग को F इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो डायरेक्शन क्या क्या आएगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, direction of acceleration is same as applied force, applied net force, applied net force। बोलो क्लियर हो गया है? तो लिख लो पूरा का पूरा, सारा लिख लो।
ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लेंगे। हाँ बच्चों, हो गया? लिख लिया सबने? अभी तक नहीं लिखा है? कर क्या रहे हो फिर? कितने बच्चों ने ये पार्ट नहीं लिखा? ये वाला? ये वाला किस किसने नहीं लिखा, ये वाला? सबने लिख लिया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलो बच्चे बताओ इम्पल्स क्या होता है, कुछ कुछ पढ़ा होगा पहले, थोड़ा बहुत याद होगा। क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट बॉल बैट के ऊपर लगता है ना? तो देखो समझना, बात को समझना। इमेजिन कर सकते हो बॉल आया और बैट के ऊपर गिरा। लेट्स सपोज ये बैट है, ये बॉल है। बॉल आया, बैट पे गिरा और टकरा के वापस चला गया, है ना? तो अब बताओ यहां पर जब ये गिरा तो कितने टाइम इंटरवल के लिए रहा होगा? ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। अब उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स रहा ना बच्चों, वो कांस्टेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मैं बताता हूँ, देखो समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। बॉल आ रहा है, टकराया और वापस गया। तो पहले बॉल का वेलोसिटी किधर था? इस तरफ। वेलोसिटी धीरे 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 कम होकर जीरो हुआ होगा, फिर वापस इधर धीरे 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 बड़ा होगा और फिर इधर गया होगा। यस और नो? बात समझ पा रहे हो? बहुत स्लो मोशन में समझ पा रहे हो इसको कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ धीरे 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 जैसे ही बॉल इसके टच हुआ होगा तब उतना ही फोर्स लग रहा था कि मिडिल वाले टाइम पे ज्यादा फोर्स लग रहा था? मिडिल वाले टाइम पे ज्यादा फोर्स लग रहा था। उसके बाद बैट ऐसे घूम रहा है, बॉल भी साथ में जा रहा है और धीरे 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 जब बॉल इससे दूर जा रहा है वैसे वैसे फोर्स वापस से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब अगर मैं फोर्स का डायग्राम बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। ये टाइम बनाया, ये फोर्स बनाया, बॉल आके जस्ट बैट पर लगा, बॉल आके जस्ट बैट पर लगा, फोर्स बढ़ने लगा, धीरे 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 बढ़ने लगा। हम बैट घुमा रहे हैं, बॉल टच में ही है, बैट घुमा रहे हैं और बॉल टच में ही है। फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 वापस से जब बॉल दूर जाने लगा, टच में तो है लेकिन दूर जाने लगा, वैसे वैसे फोर्स क्या होने लगा? कम होने लगा। और जब पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लूज हो गया तो फोर्स वापस जीरो हो गया। बोलो हुआ होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह के जो फोर्स होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग? इम्पल्सिव फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? टाइम इंटरवल के साथ बढ़ता जाता है और एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के बाद धीरे 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 क्या होता जाता है? कम होता जाता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोगों ने वो मूवीज देखी होगी ना, मूवीज में वो आजकल तो सलमान खान भी बनाने लगा है वैसी मूवीज, ऐसे करके है ना, किसी के फेस पर वो ऐसे घुसा मारता है। तो वो फेस फेस को देखा तुमने? धीरे 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 पिचकता है, फिर धीरे 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 खुलता है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो वो इम्पल्सिव समझा रहा था हमको वहां पर, है ना? दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स। इज दिस गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो धीरे 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 क्या हो रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, पूरा को पूरा अंदर पुश हो गया, फिर धीरे 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 दूर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स जो लग रहा है उसी से हमारा एक टर्म आया है, क्या आया है? इम्पल्स। सो इम्पल्स इज डिफाइंड एज व्हाट? फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। अब मेरे को बताओ फोर्स क्या कांस्टेंट रहा क्या? टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहा। तो फोर्स इनटू टाइम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इम्पल्स हमारा किससे आएगा फिर? जल्दी से बताओ मेरे को। इंटीग्रेशन एफ डी टी। इंटीग्रेशन एफ डी टी। सर ये इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा? फोर्स कांस्टेंट होता तब तो डायरेक्टली फोर्स इनटू टाइम कर देते, फोर्स और जितनी देर तक टाइम, जितनी देर तक वो फोर्स लगा उतना टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, फोर्स की वैल्यू क्या है? चेंज हो रही है और ऑब्वियसली चेंज होगी। इंपल्सिव फोर्स में कभी भी कांस्टेंट फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। तो क्या होगा? इंपल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये डेफिनेशन हो गई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंपल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब यहीं से मेरे को देख के बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूटन सेकंड। बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक है, इसके डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं क्या? निकाल के बता दो, निकाल के बता दो। इसका कितना हो जाएगा बोलो? m1l1t-2, इसका ये हो गया और इनटू t1। तो बोलो दोनों को कंबाइन करके लिख दूं? तो दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूं, t-1। दिखाई दे रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? दिस इज अ वेक्टर quantity. This is a vector quantity. So this is basically the definition of impulse. This is basically the definition of impulse. What is the definition of impulse? This is the integration of force with respect to time. अच्छा, integration FDT इस ग्राफ में देख के बताओ, इंटीग्रेशन FDT क्या होगा? एरिया, मतलब FT ग्राफ जो होता है उसका एरिया अंडर कर्व आपको क्या देगा? इम्पल्स देगा। बोलो हाँ कि ना? यहां तक पूरी बात समझ आ गई? अभी कुछ नहीं लिखना है, यहां तक आ गया पूरा समझ में? यस और नो? चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब मेरे को आगे बताओ आप लोग कि आप लोगों ने अभी अभी क्या सीखा कि F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। सीखा कि नहीं सीखा? तो बताओ यहां से क्या मैं dp को FDT लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अब इधर इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो इम्पल्स आ जाएगा, ये तो क्या आ गया, इम्पल्स। और इधर क्या आया, डीपी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो बोलो टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है? इम्पल्स के इक्वल आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? पक्का? अच्छा, मोमेंटम पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी अभी? देखो ढूंढो डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-1 है, देख लो एक बार, है? पक्का? तो बताओ m1 l1 t-1 ये तो इसका है और यही उसका भी है। और क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। मुझे बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट, यूनिट यूनिट मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ कि ना? जो वेलोसिटी का होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का होता है, जो मोमेंटम का होगा वही चेंज इन मोमेंटम का होगा। होगा कि नहीं होगा? और बताओ अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों का यूनिट सेम आएगा कि नहीं आएगा? इसका यूनिट कितना बताया था आपने? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देख लो नोट्स में है कि नहीं? इसका मतलब इसका भी होगा कि नहीं होगा? क्या होगा फिर इसका? न्यूटन सेकंड तो है ही, साथ साथ में क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और जब इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है तो इसका भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो जब इसका न्यूटन सेकंड आ रहा है तो इसका भी न्यूटन सेकंड होगा कि नहीं होगा? अभी अभी देखो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बोलो आती है बात समझ में? मतलब ये दोनों ऐसा यूनिट सेम ही है, ये दोनों की दोनों ऐसा यूनिट सेम ही है। तो बोलो इंपल्स निकालना है तो दो फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए? 99% ये यूज होगा, 99% ये वाला यूज होगा। वो तो केवल दिखाने का है, ये खाने का है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जब भी इंपल्स निकालने क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम। जब भी इंपल्स निकालने क्या निकालेंगे? मैक्सिमम टाइम हम लोग यही निकालेंगे। ये तो तब यूज करेंगे जब एफ का कोई इक्वेशन दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। एफ का कोई इक्वेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल बोलो एफ इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, है ना? एफ इक्वल्स टू 2t-1, कुछ भी दे रखा है एफ इन टर्म्स ऑफ टी, तब हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करके इंपल्स निकाल देंगे। बोलो हाँ कि ना? पक्का? अच्छा, हमको क्वेश्चन में इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम में से दोनों में से एक क्वांटिटी पता है तो ऑब्वियसली दूसरी भी पता है। दोनों में से एक क्वांटिटी पता है तो ऑब्वियसली दूसरी भी पता है। हाँ कि ना? कितने बच्चों को समझ में आया पूरा? क्लियर है? दो कौन सी? अच्छा, इंपल्स और मोमेंटम सेम है कि इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम सेम है? चेंज इन मोमेंटम सेम। पक्का? अच्छा बताओ, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम सेम है, इसका मतलब ये एरिया आपको इंपल्स दे रहा है और क्या दे रहा है? और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी दे रहा है। ये दोनों चीजें दे रहा है आपको। ये क्या दे रहा है आपको? इंपल्स, साथ साथ में चेंज इन मोमेंटम। बोलो बिल्कुल बात समझ में आ गई है? मतलब हमें दोनों में से एक पता है तो दूसरी हमको पता लग ही जाएगी। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकले? हाँ, हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेंगे हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करें सर? बहुत सिंपल, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना है। अब बोलो पी फाइनल वेक्टर क्या होगा? एम इंटू वी फाइनल। ये क्या होगा? एम इंटू वी इनिशियल। तो बोलो एम कॉमन आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। व्हाट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल? बोलो हाँ कि ना? मतलब चेंज इन वेलोसिटी को एम से मल्टीप्लाई करने डेल्टा पी मिलता है। पक्का? ये कोई फॉर्मूला है कि कॉमन सेंस है? पक्का? ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये जो रिलेशन है हमारा, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो पता हो तो दूसरी वाली पता लग जाए? इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, दोनों में से एक पता होगी दूसरी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी दूसरी? अच्छा वही है। अच्छा ठीक है।
इम्पल्सिव फोर्स कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में वेरिएबल होता है, वेरी करता है। ठीक है। लिखा कि नहीं लिखा? कितने बच्चों ने ये वाला नहीं लिखा, इधर वाला? अच्छा जरा ये बताओगे, स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ फोर्स दे देगा? कैसे पता चला? क्योंकि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। बोलो ठीक है क्या? अच्छा जरा ये बता दो, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स, ये तो पहले भी डिस्कस कर रखा है।
कितने बच्चों ने ये नहीं लिखा? लिखा सबने? ये किस किसने नहीं लिखा? वो दोनों क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा जरा एक चीज बताओ, इधर देखो बोर्ड पे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो एक बार, फटाफट देखो बोर्ड पे देखो। एवरेज फोर्स निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं? किसी भी चीज का एवरेज इसी तरीके से निकलता है। अब तो पक्के से याद हो गया है। ये हो गया हमारा एवरेज फोर्स। बताओ अब ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ये एरिया अंडर कर्व लिखा हुआ है एफ टी का। और क्या लिखा हुआ है? ये इम्पल्स लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? ये पक्का। तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब बताओ इंटीग्रेशन dt डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ यही चीज आपका इम्पल्स अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना। पक्का। तो बताओ यहां से हम लोग एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला? बोलो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू आई बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। यही है ना ये? टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन बोलो सही है कि नहीं है? that is equals to nothing but impulse upon time taken। impulse upon time taken। तो हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो जब भी हमको एवरेज फोर्स निकालना पड़ेगा तो क्या निकाल देंगे हम लोग? टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस और नो? अच्छा अगर हमको एवरेज फोर्स पता है और टाइम पता है तो ये निकल जाएगा कि नहीं? इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम इस तरीके से भी निकल सकता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स, या फिर इम्पल्स कैसे निकल सकता है बोलो? एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? टोटल टाइम टेकन से। दैट इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम टेकन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लो, लिख लो। आया क्या इसका आंसर? चलो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। सारे बच्चे ध्यान लगाओ, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, सारे बच्चे इधर ध्यान लगाओ। हाँ तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक 5 kg का ब्लॉक है और उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ये जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं, तो ये मूव करेगा। ये मूव कैसे करेगा? हॉरिजॉन्टली। मूव कैसे करेगा? हॉरिजॉन्टली। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसके लिए केवल और केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको लिख भी लो, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन तक पहुंच गए थे ना सारे? इस क्वेश्चन के आसपास में या कहीं पर भी एक नोट लिख लो
एक नोट लिख लो, horizontal force is only responsible, horizontal force is only, horizontal force is only responsible for, horizontal force is only responsible for horizontal acceleration, horizontal acceleration। ठीक है, नीचे लिखो इस लाइन के नीचे, इट मींस, कंटिन्यूएशन में लिख लो, इट मींस, इट मींस एफ एक्स जनरेटेड, एफ एक्स देखो ऐसे लिखना, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स is responsible for, is responsible for, is responsible for generating, is responsible for generating ax, generating ax, fx is responsible for generating ax। क्या समझ में आया? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के फोर्स से ही आएगा, y डायरेक्शन के फोर्स या z डायरेक्शन के फोर्स से ax को कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो क्या देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर fx is equals to m into ax और fy equals to m into ay और fz is equals to m into az, ये लिख सकते हो कि नहीं? लिख लो, ये देखो इधर बोर्ड पे, ये देख रहे हो सब लोग, अभी के अभी लिख लो, भूल जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो f इक्वल्स टू एम ए है, ये डायरेक्शन वाइज लगता है, f इक्वल्स टू एम ए जो है वो कैसे लगता है? डायरेक्शन वाइज लगता है। बोलो हाँ कि ना? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के फोर्स से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, पक्का? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? पक्का? हाँ, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो बताओ, क्या फोर्स 100 है और ये 5 है, तो क्या डायरेक्टली 100 इक्वल्स टू 5 इंटू ए लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इसका एक्सेलरेशन तो ऐसे नहीं आएगा, ये जमीन के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर तो नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसी डायरेक्शन का कंपोनेंट देखना पड़ेगा। अब कंपोनेंट कैसे देखते हैं वो देखो, कंपोनेंट कैसे देखते हैं वो देखो सारे बच्चे, ये मैंने जितना समझाया समझ में आया? बेसिक समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो बताओ मेरे को कंपोनेंट कैसे करते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस लाइन पर तो कॉस आएगा। आई मेरी बात समझ में? वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर तो क्या आएगा? कॉस। तो देखेंगे सारे बच्चे, ये देखो इधर आपका 100 लिखा हुआ था और इस लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा था? 60 डिग्री। तो बोलो इधर क्या फोर्स आ जाएगा, कैसा फोर्स बना लोगे इधर? बोलो 100 cos 60, ठीक है क्या? यानी कि 100 इंटू 1/2, यानी कि कितना बना लोगे? 50 न्यूटन। बोलो यहां तक समझ आया? अब दूसरा वाला कंपोनेंट जो होगा ना, वो इस पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा वाला कंपोनेंट जो होगा वो पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, कंपोनेंट हमेशा इस तरीके से होंगे कि दोनों कंपोनेंट के बीच में ओरिजिनल रहेगा। कंपोनेंट किस तरीके से रहेंगे? दोनों कंपोनेंट के बीच में ओरिजिनल रहेगा। यस और नो? ये दूसरा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, इस कंपोनेंट को क्या लिखोगे आप लोग? 100 sin 60। सॉल्व करके बता सकते हो वैल्यू। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो बताओ इस वाले एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यानी कि 50। तो क्या लिखोगे आप लोग? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स। बोलो हाँ कि ना? व्हाट इज एफ एक्स? 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? कंपोनेंट में क्या सिखाया फिर से बोलो? जिस लाइन के साथ थीटा एंगल होगा उधर कौन सा आएगा? कॉस। तो दूसरी तरफ कौन सा आएगा? साइन। और दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहेगा ओरिजिनल, ओरिजिनल दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरी बात समझ में आ गई है?
और क्या समझ में आया? एक्स डायरेक्शन का फोर्स प्रोड्यूसेस एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन का फोर्स प्रोड्यूसेस वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जेड डायरेक्शन का फोर्स प्रोड्यूसेस जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। यस और नो? ठीक है, लिख लेंगे सारे बच्चे। अच्छा ये वाला हो गया क्या? ये वाला कैसे किया? ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं? तो देखो कैसे लिख लेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। एफ वेक्टर क्या लिखोगे बोलो? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। एम का वैल्यू 5, तो बोलो ए का वैल्यू आ जाएगा क्या? ए वेक्टर आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप प्लस 5/5k कैप। बोलिए ठीक है कि नहीं है? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को नहीं आया? पूरा आ गया समझ में? अच्छा कोई पूछे मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? इसका अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट कर सकते हैं? ठीक है कर लो, फटाफट कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। ये वाला किस किस ने नहीं लिखा, ऊपर वाला पार्ट? कर लो फटाफट कर लो, मुझे मैग्नीट्यूड बताओ इसका। ऊपर लिख रहा हूं बच्चा मैं, है ना? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऊपर लिख रहा हूं। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 5/5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऊपर में हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25। नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सभी का है 25। कितना बन गया ये? 50/25। कितना बन गया ये? √2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है बोलो? √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? अच्छा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बता सकते हो? बोलो क्या होगा? ये जो आई कैप के साथ लिखा रहता है यही एक्स कंपोनेंट होता है। कितना होगा? 3/5। अच्छा वाई कंपोनेंट बता सकते हो? 4/5। अच्छा जेड कंपोनेंट बता सकते हो? 5/5 दैट इज 1। बोलो हाँ कि ना? अच्छा मान लो कि वो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली कंपोनेंट ही पूछता, एक्स कंपोनेंट, तो क्या करते? तो हम डायरेक्टली केवल एक्स कंपोनेंट वाला ही लेते, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। एफ एक्स कौन है इसमें? 3। एफ वाई कौन है इसमें? 4। एफ जेड कौन है इसमें? बोलो हाँ कि ना? पक्का? तो ये भी अप्लाई कर सकते थे इसमें कि नहीं कर सकते थे? सीख रहे हैं? समझ में आ रहा है? लिख लो, एकदम शांति से लिख लो। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में भी सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, मैक्सिमम बच्चों के। वेरी गुड बेटा। कंपोनेंट किस तरीके से करते हैं वेक्टर्स के, समझ में आया है? वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, वाई कंपोनेंट क्या होते हैं, जेड कंपोनेंट क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, वो सारी बातें समझ में आ गई है। अभी तो यही काम आएगा बस वेक्टर्स में, कंपोनेंट करना ही अभी काम आएगा। इसके बाद ये लिख लेना है इसका, बाकी का पार्ट इधर कर रखा है मैंने। इस क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का बाकी का पार्ट इधर है। ठीक है? लिख लिया होगा तुम लोगों ने तो।
डिस्कशन कब है? ठीक है। चला जाए आगे। अच्छा, कितने बच्चों ने ये नहीं लिखा ये वाला क्वेश्चन पूरा विद सॉल्यूशन? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। कितने बच्चों ने ये वाला भी सॉल्व कर लिया, ग्राफ वाला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो सब कुछ कर चुके हैं वो रिवाइज कर लो, क्या क्या पढ़ा है। जो सब कुछ कर चुके हैं वो रिवाइज कर लो, क्या क्या पढ़ा है। अभी बताओ किस किसने नहीं लिखा पूरा? हो गया ना? चलिए बोर्ड पे देखो, ये फॉर्मूला याद हो गया? एवरेज फोर्स कैसे निकालना है? टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। मोस्टली तो यही यूज होगा, है ना? मोस्टली तो यही यूज होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना? और अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़े जब एवरेज दे रखा होगा तब ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया? है ना? ये कब यूज होगा? है ना? व्हेन एफ एवरेज इज गिवन, ये दे रखा होगा तब ये यूज हो जाएगा। तो सर इतने सारे फॉर्मूले हैं क्या? इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, ये तो सब शॉर्टकट्स हैं जिससे आप आगे बढ़ोगे जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सब क्या है? शॉर्टकट्स हैं जहां से आप आगे बढ़ोगे। आप क्या कर रहे हो? आप कभी तो इसी चीज को ऐसे लिखते हो, फिर इसी चीज को आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेते हो। बोलो हाँ कि ना? ये मैंने अलग अलग फॉर्म्स में इसलिए लिख दी ताकि आप लोगों का स्पीड बढ़ जाए सॉल्व करने का, और कोई बात नहीं है। ये और ये तो एक ही चीज है कि नहीं है? अलग अलग चीजें हैं क्या? तो फिर सर दो दो बार क्यों लिखा है? ताकि आप लोग जब बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों को स्ट्राइक हो जाएगा फटाफट से कि अच्छा ये दे रखा है तो जल्दी से ऐसे सॉल्व कर लो, हाँ कि ना? है ना? केवल इस वजह से लिखा है। तो बताओ फटाफट से बताओ, इम्पल्स निकालना है, कैसे निकलेगा इम्पल्स? एरिया, पक्का? हाँ, तो इम्पल्स किससे निकलेगा? एरिया। एरिया बोलो कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा? इंटू हाइट। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 4। यूनिट भी बताओ, न्यूटन सेकेंड। अब बोलो ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, 4 न्यूटन सेकेंड। एवरेज, एवरेज मालूम है ना अभी अभी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ तो बोलो 4 न्यूटन सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया और ये हो गया आपके पास 2 न्यूटन। बोलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पक्के से 100%? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, लिख लेंगे सारा बच्चा।
सारा का सारा लिख लेंगे जल्दी से। किस किसने फॉर्मूलेज नहीं लिखे, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा? सबने लिखा? चलो वो क्वेश्चन करके बताओगे। चलो देखेंगे बच्चों, पहले तो मेरे को बताओ इसका स्पीड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? स्पीड चेंज नहीं हुआ है। बॉल का मास कितना था? एम। ये बॉल ऐसे चली आ रही है इस पाथ पे, वॉल पे स्ट्राइक हुआ और फिर ऐसे आ गई है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या बना रखा है हम लोगों ने? स्मूथ वॉल। अच्छा, स्मूथ वॉल का नॉर्मल बना दिया है ये। नॉर्मल समझते हैं ना सारे बच्चे? ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो, है ना? तो नॉर्मल बना दिया है, ये नॉर्मल बना दिया है। नॉर्मल के साथ कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी? थीटा पर, और वापस से थीटा पर ही आ रही है। तो बोलो चेंज इन स्पीड क्या है? 0। बोलो यस और नो। ये सबको समझ में आया? स्पीड कहाँ चेंज हुई? v थी, अभी भी v है। स्पीड का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो स्पीड तो क्या है? v। वो चेंज नहीं हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई? डायरेक्शन चेंज हो गई ना। पहले डायरेक्शन इस तरफ था, अब डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब बताओ, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज हुआ है, और वेलोसिटी चेंज होता है तो चेंज इन वेलोसिटी को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? चेंज इन मोमेंटम। तो हमारा टारगेट क्या रखें हम? चेंज इन मोमेंटम निकालें कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल के इनटू m कर दें? चेंज इन वेलोसिटी निकाल के इनटू m कर देते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो बोलो किसके ऊपर काम करना है अपने को? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो तो वेक्टर क्वांटिटी तो कंपोनेंट कर लूं क्या? तो बोलो यहां पर वेलोसिटी इस तरफ थी, अब बताओ यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं। कैसी लाइन ड्रॉ करा? इसके पैरेलल। तो बोलो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? तो बोलो ये क्या बन जाएगा आपका? ये वाला कंपोनेंट कॉस। कैसे पता चला कॉस? इस लाइन के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो बोलो इधर क्या हो गया है आपका? वी कॉस थीटा। अब दूसरा फिर इस तरफ आएगा, वी साइन थीटा। कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस लाइन के साथ थीटा बनेगा उस तरफ कॉस, और दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर। और दोनों कंपोनेंट इस तरीके से होंगे कि जो मेन जिसका कंपोनेंट हुआ है वो दोनों कंपोनेंट के बीच में आएगा। यस और नो? ठीक बात है। अच्छा यहां कर सकते हो, ये वेलोसिटी इसी तरफ है कि नहीं है? हाँ तो बताओ, तो कंपोनेंट हो जाएंगे क्या? बोलो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर कर दूं, ये वाला एंगल होगा थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल, ये तो सेम ही लाइन है। तो बताओ अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा। अब बोलो इधर है ना आपका v, तो इधर क्या बनेगा? v cos थीटा। और नीचे क्या बनेगा? बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का 100%? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब लेट सपोज कि मैं इधर वाला डायरेक्शन मान लेता हूँ x और इधर वाला मान लेता हूँ मैं y। तो बोलो हमारा काम क्या है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना।
बोलो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखूंगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो यहां तक ठीक है कि नहीं है? तो बता दो मेरे को जल्दी से फटाफट से, वी फाइनल क्या लिखूं? मेरे को बताओ, फाइनल ये है कि वो है नीचे वाला? अब इसके कंपोनेंट कर दिए कि नहीं कर दिए? ये कंपोनेंट एक्स का है, ये कंपोनेंट वाई का है। एक्स में प्लस का है कि माइनस का है? पक्का? तो कैसे लिखते हैं वी फाइनल भाई? माइनस वी कॉस थीटा आई कैप। बोलो हाँ कि ना? वी कॉस थीटा आई कैप। फिर इसको लिखोगे माइनस वी साइन थीटा जे कैप। बोलो बन गया क्या? यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे क्या लगाऊं? माइनस, ये वाला माइनस लगाऊंगा। फिर से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब इसको लिखूंगा। लिखवाओ, वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? पूरा समझ में आ गया है? 100%। क्या हुआ है, क्या किया है बोलो? कंपोनेंट किए। कंपोनेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोनेंट कौन कौन से डायरेक्शन में किए? एक्स में और वाई में। उसी कंपोनेंट के हेल्प से हमने फाइनल वेलोसिटी लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया। बोलो हाँ कि ना? चलो तो इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो मेरे को। डेल्टा वी इक्वल्स टू, लिखवा सकते हो? बोलो क्या लिखूं बच्चा? ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं। माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। आगे बोलो, माइनस वी कॉस थीटा आई कैप। माइनस हो जाएगा अंदर जाते ही, और आगे बोलो प्लस वी साइन थीटा जे कैप। सॉल्व करवा दो, ये कैंसिल आउट होगा। और बोलो ये कितना आ गया है? माइनस टू वी कॉस थीटा आई कैप। यहां तक आ गई पूरी बात समझ में? पक्का? तो बोलो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा फिर? m इंटू डेल्टा वी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक मेथड से कर दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक मेथड से कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है? मंडे को, जो मंडे अभी आ रहा है 17 को, है ना, उससे आपको प्रखर राठौर सर आएंगे बायो पढ़ाने के लिए। तो उनका मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आना है बायो का। ठीक है, और लेक्चर शेड्यूल देख लेना है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 बायो, मॉड्यूल नंबर 1 बायो, है ना। और इवनिंग में आपकी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर की क्लास है लाइव। हाँ वैसी ही रहेगी, 4 to 6 जैसे आपकी होती है, 4 to 6 लाइव। लाइव वैकॉम पे होगी, है ना, यहाँ नहीं आना है। हाँ आज ही, आज ही। हाँ इनऑर्गेनिक आज, इनऑर्गेनिक आज, आज इवनिंग में। चलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ बच्चों यहां तक बोलो, यहां तक आ गया समझ में कि नहीं आया है? अब फटाफट मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक में कोई किसी को दिक्कत? एकदम सीधे बैठो, सीधे बैठो, लिखा मत करो, पेन हाथी मत लगाओ। देखो इधर देखो फटाफट से, यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलोगे? हाँ कितना? 2 mv cos थीटा। बोलो ठीक है क्या? पक्का? अच्छा, मेरे को बता दो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बोलो कौन से डायरेक्शन में आया है? माइनस एक्स डायरेक्शन। बोलो सही है कि नहीं है? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू डीपी वेक्टर बाय dt, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन सेम आएगा नहीं आएगा? तो बताओ चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? माइनस एक्स। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी वही आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन इन मोमेंटम। अच्छा किसका मोमेंटम की बात चल रही है यहाँ पे? बॉल की। किसकी बात चल रही है? बॉल की। तो बताओ दिस इज ऑल्सो सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉल। दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉल। ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ये आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या समझ में आ रही है बताओ जल्दी से। जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, और ये हमेशा होगा। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है। कौन बोल रहा है?
फॉर्मूला बोल रहा है। बोलो एक बात बताओ, तुमने बॉल को यहाँ पर थ्रो किया वॉल पे, बॉल से टकरा के वापस आई, तुमसे अगर कोई पूछ ले एकदम लॉजिकल क्वेश्चन कि वॉल ने बॉल पे किधर फोर्स लगाया, वॉल ने बॉल पे किधर फोर्स लगाया, ऑब्वियसली इधर ही लगाया हुआ। पक्का है कि नहीं है? 100%। बॉल ने मारा उसको धक्का, किसको? वॉल को। तो वॉल पे तो फोर्स लगा उधर, और वॉल ने इक्वली एक्शन रिएक्शन वापस अपोजिट में फोर्स लगा दे। बोलो हाँ कि ना? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? वो -x में आएगी। और फॉर्मूले से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी कभी डायरेक्शंस पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है? डायरेक्शंस। हम केवल यहीं रह जाते हैं, ये हम सोचते ही नहीं है। ये सोचना है कि नहीं सोचना है? सोचना है, 100% सोचना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या पूछ लेता है वो कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए? क्या पूछ लेता है? डायरेक्शन। कि बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? तो बोलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल -x। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल सही है कि नहीं है? हाँ तो लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल -x डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल +x डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस आनी चाहिए। लिखेंगे सारे बच्चे पूरा का पूरा, फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हाँ तो बच्चों आज शाम को क्लास है आपकी, एक्स्ट्रा क्लास, पता चला? कितना बजे है? कौन से सब्जेक्ट का है? ठीक है, यहाँ आना है कि लाइव लेना है? बहुत बढ़िया। चलो बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे लिख लिया बहुत सारा। क्या लिखोगे इसमें? सब तो आता है तुमको? अच्छा देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो फटाफट से, लिखना बंद करो। एक वॉल थी, एक बॉल थी, बॉल आई, वॉल से टकराई, कितना एंगल पर? थीटा। वापस भी थीटा। कितनी स्पीड से आ रही थी? कितनी से जा रही है? पक्का? स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज है ना? वेलोसिटी में चेंज है इसलिए, नहीं नहीं, इसलिए मोमेंटम में चेंज है। ये थोड़ी पूछ रहा हूं क्योंकि है ना? इसलिए क्या हो रहा है? मोमेंटम में चेंज है। बोलो यहां तक ठीक है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या निकाल रहे हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला? वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए, इनिशियल के भी फाइनल के भी, बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा एक और चीज याद रखना, फिजिक्स में जब भी चेंज हो, वैसे तो मैंने कई बार बोला है ये, जब भी चेंज हो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। चेंज का मतलब हमेशा 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 स्ट्रिक्टली फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। हो गया? वैल्यू यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में, सबट्रैक्ट कर दिया, सॉल्व कर लिया, वहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? फिर किसी ने पूछा कि भाई मैग्नीट्यूड बता दो, तो देख के मैग्नीट्यूड बता दिया। किसी ने पूछा डायरेक्शन बता दो, तो देख के डायरेक्शन भी बता दिया। तो कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ है? -x डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी में मोमेंटम चेंज होगा। ये तो लिख लेना चाहिए। अच्छी बात निकल गई मुंह से, लिख लो, लिख लो फटाफट से लिखो, नोट लगा के। कहाँ पे लगाएं? कहीं भी लगा लो, है ना? नोट्स में लिखना है बस, लिखो, नोट लिखो। क्या लिखना था? मैं तो भूल गया। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, है ना? देखो द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 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 direction of change of momentum, the direction of change of momentum is always is always same as is always same as direction of applied force, is always same as direction of applied force, is always same as direction of applied force. ठीक है? is always same as direction of applied force. जो लिखा है वो ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो 2-3 जगह लिखवा दिया है, कहीं ना कहीं से तो याद रहेगा। ठीक है ना? चलो, तो ये इस वाले क्वेश्चन के लिए है ये, ऐसा नहीं यूनिवर्सल याद कर लो,
ये इस क्वेश्चन के लिए लिखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल। ठीक है, चलो यहां तक आ गया है पूरा समझ में। अच्छा, साथ साथ में ये भी बता दो, जैसे तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताया, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बता दो। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलो कितना हो जाएगा, 2v cos थीटा। अगेन डायरेक्शन बता सकते हो इसका, माइनस एक्स ही हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये लिखा था कि नहीं लिखा था? तो बोलो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का है ना? तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है कि नहीं है? पक्का। डायरेक्शन ऑफ change in velocity is equals to direction of change in momentum। तो ये मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। रहेंगे कि नहीं? पक्का। कर लो जल्दी से, कर लो फटाफट से कर लो, जल्दी से कर लो फटाफट से कर लो। चलें आगे? आगे नहीं चलेंगे तो पढ़ेंगे कैसे फिर आगे का? यहां तक जितना बताया समझ में आ गया? रिवाइज करना जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? क्या जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा चलो देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो, बोर्ड पे देखो। इसका आंसर बताओ। बस केवल इसको देखते देखते आंसर बता सकते हो उसका? एकदम ऐसे सीधे गया और वापस ऐसे ही आ गया, उसी पाथ पर आ गया? बता सकते हो? पक्का? माइनस कैसे आया ये? सर वही क्वेश्चन है, थीटा का वैल्यू जीरो रख दो। वही क्वेश्चन है, थीटा का वैल्यू जीरो रख दो। थीटा का वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा? cos 0 1 2 mv, है ना? डायरेक्शन वाइज लिखना है तो -2 mv हो जाएगा कि नहीं? पक्का? हाँ, -2 mv लिखोगे तो भी चलेगा, आई कैप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहां तक आता है पूरा समझ में? कर लिया ये वाला क्वेश्चन? देखो तुम जगह ही नहीं दे रहे हो, क्या हालत हो गई मेरी, कैसे पढ़ाना पड़ रहा है, छोटी छोटी जगह निकालनी पड़ रही है। ये एम जा रहा है वी वेलोसिटी से, बॉल स्टिक टू वॉल, बॉल स्टिक टू वॉल, बोलो डेल्टा पी। क्या आएगा? पक्का? बॉल स्टिक टू वॉल दैट इज -mv। कर लोगे? देखते ही बता देते हो तुम तो। कैसे बता देते हो देखते ही? अच्छा ये हो गया इसलिए? अच्छा बहुत बढ़िया। देखो मैं इधर कुछ दिखाता हूँ तुमको, देखो इसी में कुछ दिखाता हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अरे मैं कह रहा हूँ बोर्ड पे देखो, जो भी बच्चे हैं वो बोर्ड पे देखेंगे, जो भी डॉक्टर बनने वाले हैं बोर्ड पे देखो। चलो फटाफट देखो। मुझे एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी v sin थीटा थी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब जो भी डायरेक्शन है, नीचे नहीं है ये पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल में है, तो इस तरफ v sin थीटा थी पहले भी और बाद में भी। तो बोलो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ क्या? तो बार बार क्यों लिख के काटते हो, लिखो ही मत इसको। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
तो बार बार क्यों लिखो, फिर लिखो फिर काटो, क्या मतलब है ना? किस में चेंज हो रहा है? पक्का? तो बोलो, पहले इधर थी वी कॉस थीटा, फिर इसी डायरेक्शन में जीरो हुई होगी, फिर वापस पलट के इधर आई होगी वी कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना? पक्का है कि नहीं है? जैसे पहले इधर +2 थी, अब इधर -2 हो गई। तो बताओ +2 और -2 में कितना डिफरेंस होता है? नंबर लाइन देखा है तुमने कभी? कैसा होता है? 4 का। ये 0 होता है, यहाँ +2 होता है, और यहाँ -2। यहां से लेके यहाँ तक का चेंज हुआ है। बोलो आया समझ कि नहीं आया? कितने बच्चों को पूरी बात समझ में आई है ना? पहले इधर क्या था? वी कॉस थीटा। अब उधर कितना है? वी कॉस थीटा। इधर वी कॉस थीटा, अब उधर वी कॉस थीटा। इधर वी कॉस थीटा, अब उधर वी कॉस थीटा। याद है करंट वरंट पढ़ते थे? पहले करंट 2 एम्पियर का इधर फ्लो कर रहा था, फिर उधर करने लगा था, तो चेंज इन करंट कितना आता था? 4 का। याद है कि नहीं है? वही तो पढ़ रहे हैं वापस से, वही तो पढ़ रहे हो वापस से। पहले इधर क्या थी? वी कॉस थीटा, अब उधर क्या हो गई? वी कॉस थीटा। तो बोले टोटल चेंज कितना हो गया? 2v कॉस थीटा। 2v, यस और नो? पहले इधर क्या थी? v, अब उधर क्या है? v। कितना चेंज हो गया? 2v। कॉस कौन बोला ये? 2v। बोलो हाँ कि ना? इसमें बताओ क्या हुआ? पहले v इधर थी, अब कहीं कुछ नहीं है, तो जो भी थी बस वही चेंज हुई है। वो कहां बन गई? 0। बोलो आती है बात समझ में? तो देखते से ही हो जाएंगे कि इतना सब करना पड़ेगा मेहनत? देखते से ही हो जाएंगे। चेंज समझ में आता है कि नहीं आता है? चेंज समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा आता है तो बता दो फटाफट से, फटाफट बताओ। इधर पहले 20 थी, अब इधर 12 है। 20, 12 कितना? 32। अरे दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। यही तो कर रहे हो तुम लोग। ये v और v क्या करते हो? ऐड। इधर v और इधर कुछ था ही नहीं, तो कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। इधर क्या था? v cos थीटा, उधर v cos थीटा, ऐड कर दिया 2v cos थीटा। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो देख ही लेंगे। डायरेक्शन सर कहां से देखेंगे? फोर्स से देख लेना। कहां से देखोगे? फोर्स से। अपने आप से पूछना इस पे फोर्स किधर लगा होगा। बोलो ये बॉल आई और रुक गई, तो फोर्स किधर लगा होगा? उधर ही लगा होगा, तभी रुकी। इधर लगता तो और तेज हो जाती। बोलो हाँ कि ना? कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई पूरी? 100%? पक्का? पूछूं? इधर 5 थी, वापस गई 2 से। 7 का चेंज है। 7 का डायरेक्ट बता सकते हो कि इतनी सारी मेहनत करेंगे अब। इतनी सारी मेहनत क्यों करी? समझने के लिए। लेकिन क्यों, क्या समझने के लिए? कि डायरेक्ट कैसे करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? इधर आ रही है 10 से, वापस जा रही है 5 से। इधर आई 100 से, वापस गई नहीं। क्या बता रहे हो? ये चेंज बता रहे हो। ये भी पता होना चाहिए बता क्या रहे हैं। क्या बता रहे हो? चेंज बता रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो बताओ ये सब करेंगे क्या? चाहो तो याद कर लो ये फॉर्मूला, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ याद भी क्यों करूँ, डायरेक्टली दिखता तो है। फिर भी मन करे कि नहीं याद कर ले तो कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, जो भी कर लेना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कितने बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। तो मंडे को क्या करके आ रहे हो तुम लोग? है ना, एसी और ईएमडब्ल्यू पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है ये सबको? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा अथर, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम साइन के साथ रखना है। बच्चों जब भी तुम सॉल्व करोगे तो विद प्रॉपर साइन रखना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है। सुन ली मेरी बात को? क्या बोला मैंने? जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज, तो विद प्रॉपर साइन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में चेंज निकाल रहे हो। जब भी वेक्टर में चेंज निकालते तो विद प्रॉपर साइन रखना होता है, मालूम है कि नहीं है? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।